आज है 10 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,721 करोड़ के गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने लू और बिजली गिरने को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिस्ट में शामिल किया, जिसके बाद इनकी कुल संख्या 14 हुई है। और अमेरिका में मैसाचुसेट्स ने 15 अगस्त को भारत दिवस मनाने की घोषणा करी। आर्मी चीफ के एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवानी सहरावत बनी है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। भारत में हर साल 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। जलवायु पुनर्वास और अवसंरचना निर्माण के लिए नौरू ने इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट सिटीजनशिप प्रोग्राम की शुरुआत करी है। नीति आयोग की स्कूली शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में इसने जो पंजाब है केरला को पीछे छोड़ करके टॉप पर आ गया है। भारत छोड़ो आंदोलन की 84वें नंबर की वर्षगांठ मनाई गई 8 अगस्त को। इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से की गई थी। आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 का खिताब अपने नाम किया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है धन विधेयक से रिलेटेड। मनी बिल जो अभी हाल ही में चर्चे में था, इसके संदर्भ में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही पारित किया जा सकता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी संसदीय विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का एकमात्र और अंतिम अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पॉइंट्स आपने देख लिए। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझा देती हूँ। धन विधेयक, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है मनी बिल, ये होता क्या है। देखिए, धन विधेयक वह विधेयक है जिसका संबंध जो मुख्य रूप से सरकार के पैसे से होता है ना। तो देखिए, जैसे सरकार टैक्स लगाना चाहती है या फिर हटाना चाहती है, सरकार के खाते में पैसे जमा करना चाहती है या निकालना चाहती है, सरकार को पैसा उधार लेने से संबंधित यदि कानून बनाना है ना, तो ये सभी ऐसे मामलों में जो संबंधित विधेयक है इसे धन विधेयक या मनी बिल भी कहा जाता है ना। और एक आसान उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि मान लो सरकार ये कहती है कि हम एक नया टैक्स लगाएंगे और उससे मिलने वाला पैसा जो है इस सरकार के खाते में आएगा, तो इसके लिए जो बिल बनाया जाएगा ना, ये आपका मनी बिल हो जाएगा। समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो धन विधेयक है ये रिलेटेड है आपके आर्टिकल नंबर 110 से। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 110 एक ये बताता है कि कौन सा विधेयक मनी बिल कहलाएगा, ठीक है, और कौन से कहलाते हैं मनी बिल, ये मैं आपको बता चुकी हूं। अब यहां पर जो मनी बिल है ये लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा जो कि भारत की निम्न सदन है, जो कभी भी भंग हो सकती है, स्थिर सदन ये नहीं है। तो मनी बिल लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा इसे पास करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। और इसके बाद इसे उच्च सदन में, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के पास भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा इसे सिर्फ सुझाव दे सकती है और इसे 14 डेज के अंदर वापस करना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, है ना। इसलिए दोनों सदनों की अप्रूवल की नीड नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही पारित किया जा सकता है। नहीं, दोनों सदनों की अप्रूवल की नीड नहीं है। यहाँ पर लोकसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में जब भेजा जाता है तो सिर्फ सलाह की, सुझाव की जरूरत होती है, ठीक है। तो बिल पास करती है लोकसभा, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। इसमें जो स्पीकर होता है ये तय करता है कि बिल जो है ये मनी बिल है या नहीं, है ना। तो किसी संसदीय विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का एकमात्र और अंतिम अधिकार स्पीकर के पास है। तो यहाँ पर केवल पॉइंट 2 सही हो जाएगा, पॉइंट 1 यहाँ से गलत हो जाएगा। यहीं पर यहाँ पर जो डिटेल में मैंने चीज बताई है ये यहाँ से मेंशन भी है। अगला सवाल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी को मंजूरी दी है। तो ये जो भारत का पहला गाइडेड हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी है ये लद्दाख में बनने जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये सफारी हेमिस नेशनल पार्क, चांगथांग और काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य को कवर करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है
शीतकालीन मौसम यानी कि जो विंटर का मौसम है, इसमें हिम तेंदुओं के दर्शन, क्योंकि हिम तेंदुआ सबसे अधिक लद्दाख में ही पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्र में। तो स्नो लेपर्ड के दर्शन और पक्षी अवलोकन के लिए मार्ग प्रशस्त करना। इस पहल का उद्देश्य है लगभग 340 पक्षी प्रजातियों सहित लद्दाख की समृद्ध उच्च पहाड़ी बायोडायवर्सिटी का संरक्षण और प्रदर्शन करना। यदि बात की जाए यहाँ से लद्दाख की जिले हैं 7, राजधानियां हैं लेह कारगिल, नए उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। लद्दाख के नुब्रा जिले में श्योक नदी पर उदमारू पुल का उद्घाटन जुलाई के महीने में किया गया। पुगा घाटी में सबसे गहरे भूतापी कुएं चालू किए गए हैं। देश का पहला सीमावर्ती गांव चुमुर गांव बना, जो चर्चे में था, एलएसी के पास भारत चाइना सीमा पर स्थित है। लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा नामक पर्यावरण पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की गई। होप रिसर्च स्टेशन लॉन्च किया गया। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेको वेधशाला का उद्घाटन हाल ने लद्दाख में किया गया है। हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक लद्दाख में है, 477, और देश का पहला जो पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है, ये भी लद्दाख में बनने जा रहा है। सवाल तीसरा है, हाल ही में भारतीय वायु सेना में पहली भारतीय महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर जो FCL बनी है, ये कौन बनी है? तो आंसर यहाँ से भावना कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहली बात, ये जो FCL है, फाइटर कॉम्बैट लीडर, ये होता क्या है? तो इंडियन एयर फोर्स में एक तरह का विशेष ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन है ये, जिसमें फाइटर पायलट को कॉम्बैट सिचुएशन में फाइटर एयरक्राफ्ट की टीम को लीड करने और हवाई लड़ाई से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए ट्रेन किया जाता है। नहीं समझ में आया? मैं और इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देती हूँ एक एग्जांपल देकर के। मान लीजिए 4 फाइटर जेट्स हैं, इसका एक ग्रुप है जो कि ये मिशन पर गया है। उसमें से कोई तो लीडर होगा, उसमें से एक पायलट लीडर होगा, और ये लीडर ये तय करेगा कि फॉर्मेशन कैसे चलेगी, कब अटैक करना है, थ्रेट को कैसे हैंडल करना है, ये सभी। और बाकी पायलट्स जो हैं इसके निर्देश के अनुसार काम करेंगे। और ऐसे ही पायलट जो FCL है, ये भावना कंठ बन गई है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ सेना में पहली महिला का करंट अफेयर हमने देखा था, इसका रिवीजन कर लेते हैं। आर्मी चीफ के एडी कैम नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवानी सहरावत बनी। एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट है अवनी चतुर्वेदी। राफेल विमान की पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह। एयरफोर्स के जैगुआर स्क्वाड्रन के स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह है। आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बाराक है। नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव। नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट है आस्था पुनिया। और एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कुछ समय पहले ही सान्या बनाई गई। सवाल चौथा है, ऑफिशियली तौर पर कोलंबिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम हो जाएगा अबेलार्डो डेला एस्प्रिएला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कोलंबिया को सबसे पहले आप मैप के थ्रू देखें तो ये साउथ अमेरिकी कंट्री है। एक तरफ कैरिबियाई सी और एक तरफ पैसिफिक ओशन से ये बॉर्डर शेयर करता है। ये 1991 के संविधान का पालन करता है, जिसके तहत राष्ट्रपति देश के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों की भूमिका निभाते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। उन्हें जनता सीधे वोट देकर के चुनती है। तो यदि बात की जाए कोलंबिया की, तो कैपिटल इसकी बोगोटा है, करेंसी कोलंबियाई पैसो है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है, और ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। अगले सवाल की तरफ चले। अच्छा, बेसिक फैक्ट देख लीजिए। पैसिफिक ओशन है, एक तरफ ये कैरिबियाई सी आपका अटलांटिक ओशन है। जो इक्वेटर है ना, भूमध्य रेखा, ये साउथ अमेरिका के 3 देशों से होकर के गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और यहाँ पर ब्राजील। ये आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। फिर यहाँ से पनामा स्ट्रेट है, जिसके माध्यम से आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है ये सेपरेट होता है। हालिया अपॉइंटेड प्रेसिडेंट का यदि हम डिस्कशन करें
माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द ऐड नहीं है, पेरू। पेरू के राष्ट्रपति कीको फुजिमोरी बने हैं। बेनिन के रोमुआल्ड वाडागनी, म्यांमार के मिन आंग हाइंग, चिली के एंटोनियो कोस्टा, युगांडा के योवेरी मुसेवेनी, अर्जेंटीना के जेवियर मिलई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलनोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, श्रीलंका के अनुरा दिसानायके, ताइवान के लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कोंग, इजिप्ट के अब्दुल फतह अल सीसी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्दुल मजीद तैबोने, रवांडा के पॉल कागामे, चाइना के सी जिनपिंग, नामीबिया की नेटुम्बी नंदी नदैतवा, सूरीनाम के जेनिफर सिमंस, सेशल्स के पेट्रिक हरमनी, बोलीविया के रिगोपाज और आयरलैंड के कैथरीन कोनोली। सवाल 5वां है, अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहली बात, अग्नि 4 मिसाइल अभी हाल ही में इसलिए चर्चे में आई थी क्योंकि इसका जो है ये टेस्ट किया गया है। कहां से किया गया? अगस्त के महीने में ये ओडिशा का जो चांदीपुर है इसके इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया था। ठीक है, अब उसी के फैक्ट लिखे हुए हैं। ये 2 चरणों वाली ठोस ईंधन से चलने वाली सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसकी जो मारक क्षमता है ये 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच की है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों ही ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर के संदर्भ में चर्चे में था। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करने वाले सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर से गुजरने वाली एक रेल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसी कारण ये चर्चे में रहा था। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू किया गया, इसके तहत घोषित भारत के 9 बाघ अभ्यारण्यों में से ये एक रहा है। अगला सवाल है, दीनदयाल पोर्ट किस राज्य में है जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 का पुरस्कार मिला? तो ये गुजरात में हो जाएगा। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट नॉन कंटेनराइज्ड पोर्ट का अवार्ड मिला। ये गुजरात के कांडला में है और पश्चिम तट पर भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। पश्चिम तट यानी कि इस तरफ गुजरात यही है, आप जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में 2017 में कांडला पोर्ट का नाम ऑफिशियली तौर पर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया था। अब यहां से भारत के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पर यदि आप नजर डालें तो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट, ऊपर नहीं नीचे। इधर वाला आपका वेस्ट का है, इधर वाला ईस्ट का है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट जिसका बदला हुआ नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है, ओडिशा का पारादीप है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है, तमिलनाडु का चेन्नई पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट है, केरला का कोचीन पोर्ट है, कर्नाटक का मैंगलोर पोर्ट है, मार्मुगांव पोर्ट गोवा का है, महाराष्ट्र का है मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और कांडला हो जाएगा गुजरात का जिसका बदला हुआ नाम दीनदयाल पोर्ट है। अच्छा, मुंद्रा पोर्ट का हमने डिस्कशन किया था कुछ दिन पहले ही, गुजरात के कच्छ जिले में है। ये भारत का सबसे बड़ा निजी और व्यावसायिक बंदरगाह है जो हाल ही में चेन्नई को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना। ये कुछ महीने के पहले करंट अफेयर में हमने देखा था। अगला सवाल है, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो आंसर यहां से प्रशांत महापात्रा होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रशांत महापात्रा ने अभी अगस्त के महीने में मुंबई में सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर पदभार संभाला है। वह सेबी की कॉर्पोरेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और रिकवरी एंड रिफंड डिपार्टमेंट में कामकाज देखेंगे। अप्रैल 1999 में ये सेबी से जुड़े थे। इन्होंने मार्केट रेगुलेशन, इन्वेस्टिगेशन, कॉर्पोरेशन फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जैसे विभागों में काम किया है। फिलहाल ये ईडी बन गए हैं सेबी के। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। सेबी का हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हो गया, इन सभी का। हालिया नियुक्तियों पर नजर डाले यदि तो आरबीआई के ईडी ये मोनिशा चक्रवर्ती बनी है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख है तेजपाल सिंह। रक्षा लेखा महानियंत्रक अलका नंगिया अरोड़ा।
नौसेना के उप प्रमुख है एएन प्रमोद, नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उपेंद्र पी राजीव, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय, डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, सीडीएसए एनएस राजा सुब्रमणी, नौसेना के प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन, डीजीसीए के हेड है वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति बने थे, सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद 2026 में नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एनालॉग पनीर, चीज और बटर पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना? चीज यानी कि जो आपका मिल्क प्रोडक्ट ही है, और बटर, इस पर बैन लगाने वाला जो तीसरा राज्य है ये बन गया है गुजरात। इसके पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये बैन लगा चुके हैं। इस प्रतिबंध में ऐसे एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट का निर्माण, इसकी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री शामिल है, मतलब ये सभी प्रतिबंधित होंगे। गुजरात सरकार ने इस प्रतिबंध के मुख्य कारणों के तौर पर जन स्वास्थ्य, उपभोक्ता सुरक्षा, डेयरी सेक्टर के संरक्षण का हवाला दिया है। एनालॉग पनीर आमतौर पर दूध के फैट की जगह वेजिटेबल ऑयल, फैट, स्टार्च, इमल्सिफायर और अन्य नॉन डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो गुजरात इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगा, जबकि होटल्स, रेस्टोरेंट, कैटरर्स और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को असली स्टैंडर्डाइज्ड डेयरी उत्पादों का ही इस्तेमाल करना होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में हुई। ये वही अहमदाबाद है 30 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेगा। ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की गई। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट। एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी मिली है धोलेरा में। और मुंद्रा पोर्ट वाला फैक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। नागासाकी डे ये हर साल मनाया जाता है अगस्त महीने की 9 तारीख को। इसके पहले हमने हिरोशिमा डे देखा है। ये दोनों ही जापान के शहर है जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था 1945 में। इसे याद रखने की ट्रिक है, जिससे 6 अगस्त पहले आता है, 9 अगस्त बाद में आता है। और अल्फाबेट ऑर्डर में यदि हम देखें तो एच फॉर हिरोशिमा पहले आएगा और एच के बाद एन आता है, तो नागासाकी बाद में आएगा। तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त है, नागासाकी डे 9 अगस्त है। अब इस पर जो परमाणु बम से हमला किया गया था, इसे याद रखने की ट्रिक है, पहले लिटिल बॉय, पहले बॉय आया बाद में मैन बन गया। लिटिल बॉय से हमला किया गया हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में हमला किया गया था। उस परमाणु बम का नाम फैटमैन था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जितनी चीजें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ये सब कुछ यहाँ से मेंशन है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। 1 अगस्त को है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे। 4 अगस्त है यूएस कोस्ट गार्ड डे। 6 अगस्त है हिरोशिमा डे। अगस्त 2026 में जीआई टैग वाला मिथिला मखाना बिहार से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। किस परिवहन माध्यम से पहली बार इसका एक्सपोर्ट किया गया? तो ये भेजा गया है समुद्री मार्ग के जरिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिहार ने पहली बार समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को जीआई टैग वाला मिथिला मखाना जो एक्सपोर्ट किया है, मिथिला मखाना जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, ये खेप सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदी गई थी, जिससे उन्हें मौजूदा बाजार भाव से लगभग 18% ज्यादा कमाई हुई है। इस खेप में लगभग 18 टन मखाना 7 कंटेनरों में पैक करके भेजा गया है। इसे पटना के पास बिहटा में मौजूद इंटीग्रेटेड इरेडिएशन कम पैक हाउस से रवाना किया गया और ये एक्सपोर्ट जो है ये अपेडा की मदद से किया गया है। सवाल 12वां है, किस राज्य ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करके संकट के कारण होने वाले पलायन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट ब्लेस शुरू किया है? तो ओडिशा गवर्नमेंट की यह पहल है। ऑप्शन नंबर ए। ओडिशा सरकार ने प्रोजेक्ट ब्लेस लागू करने के लिए सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसीज यानी कि क्रिस्प और एनएससी फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये 3 साल का प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है आजीविका के मौके
स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर के मुश्किल हालात में होने वाले पलायन को रोकना। पलायन को रोकना यानी कि इंसान को जब जरूरी चीज वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाती है, जैसे कि शिक्षा चाहता है, शिक्षा नहीं मिल पा रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, तो इसे हम पलायन करना कहते हैं। इस प्रोजेक्ट को मिशन शक्ति विभाग के जरिए ओडिशा लाइवलीहुड मिशन के सहयोग से लागू किया जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, झील है चिल्का लेक, नेशनल पार्क में भीतरकनिका सिमलीपाल। ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में केजी से लेकर पीजी तक पूरी तरीके से मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा करी। मैरीन स्पाशियल प्लानिंग लागू करने वाला ये पहला राज्य है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे चरण में ये टॉप पर है। प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने दुनिया की सबसे बड़ी सेंटा क्लॉज की मूर्ति बनाई थी। अभी 25 दिसंबर को 2025 में सेंटा क्लॉज डे मनाया गया जिस दिन, और इन्हें इस साल की जनगणना, जो डिजिटल जनगणना चल रही है, इसके एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। कलिंगा उत्सव का आयोजन जनवरी के महीने में यहाँ किया गया, और इसके अलावा राजा रानी संगीत महोत्सव भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। मैंने कल आपसे पूछा था पीटर एल्बर्ट्स की जगह इंडिगो के नए सीईओ कौन बने, जिसका आंसर था विली वॉल्स। आज का सवाल है आपके लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।